कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का अध्याय 1 हमने शुरू किया है और अध्याय का नाम है संविधान क्यों और कैसे। भाग 2 आज हम इसका करेंगे। भाग 1 हम आपको करवा चुके हैं जिसमें हमने आपको संविधान का अर्थ भी बताया था। साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान लिखित और अलिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार चलती है। आज के इस चैप्टर में या आज के इस भाग में हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये आपको बताएंगे। हमारा संविधान बना कैसे। आप सभी परिचित है कि 26 जनवरी 1900 हर वर्ष 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस दिन स्कूलों में एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है जिसमें आपके अध्यापक आपको बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष को हम 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि इस भाग को ध्यान से सुने और देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ जिसके अनुसार आज हमारी देश की सरकार चलती है। 1945 में, पीछे से हम शुरू करेंगे, जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय इंग्लैंड इतना शक्तिशाली देश नहीं रहा था जितना पहले कभी हुआ करता था, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध लड़ने के कारण देश कंगाल हो गया था और वो दूसरे देशों पर शासन करने की स्थिति में नहीं रहा था। इधर भारत में भी आज़ादी की मांग बढ़ती जा रही थी। भारत में भी बड़े आंदोलन चल रहे थे जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। तो लोग आज़ादी की मांग करने लगे थे। 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वहाँ चुनाव हुए। इन चुनाव के दौरान ही लेबर पार्टी की, वहाँ पर 2 पार्टियां हैं, एक का नाम लेबर पार्टी है और एक का नाम कंजर्वेटिव पार्टी है। तो चुनाव हुए तो उन चुनाव के दौरान ही लेबर पार्टी के नेता लॉर्ड कैलिमेंट एटली ने यह घोषणा कर दी थी कि यदि इंग्लैंड में उनके दल की सरकार बनी तो वे भारत को स्वतंत्र कर देंगे। चुनाव से पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि यदि लॉर्ड कैलिमेंट एटली, जिनका नाम था, लेबर पार्टी के नेता थे ये, कि यदि उनके दल की सरकार आती है इंग्लैंड में तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे, जो एक अच्छी पहल थी। ये आप लॉर्ड कैलिमेंट एटली का चित्र देख रहे हैं। ये भी उन्हीं का एक स्पष्ट चित्र है जिसमें आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रयत्नों से हमारे देश को आज़ादी मिली। सौभाग्य से ऐसा भाग्य हुआ कि सौभाग्य से उन चुनाव में सर विंस्टन चर्चिल की पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई और लेबर पार्टी की जीत हुई। ऐसा हुआ जब किस्मत बदलती है और जब अच्छे दिन आते हैं तो यही होता है कि जो कैलिमेंट एटली ने कहा था वो बात सच हो गई। जो पहले से वहाँ पर पार्टी राज कर रही थी जिसको हम कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं और विंस्टन चर्चिल वहाँ उसमें उस पार्टी के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, तो लेबर पार्टी की जीत हुई और लेबर पार्टी के नेता लॉर्ड कैलिमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। ये विंस्टन चर्चिल है जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। ये भी उन्हीं का चित्र है। लेकिन भारत को आजाद करने से पहले उसके लिए संविधान का निर्माण करना जरूरी था ताकि सरकार को संविधान के अनुसार चलाया जा सके, क्योंकि अब तक तो जैसे इंग्लैंड की सरकार नियम बनाती थी उसके अनुसार हमारा देश चल रहा था। लेकिन क्योंकि देश को स्वतंत्र करने की घोषणा की जा चुकी थी तो उससे पहले संविधान का होना जरूरी था ताकि देश की जो सरकार है, जो नई सरकार बने, उसे संविधान के अनुसार चलाया जा सके, क्योंकि उसके बाद जो है वो इंग्लैंड के जो नियम हमारे ऊपर लागू थे उनके अनुसार हमारा देश नहीं चलना था। इसलिए भारत को आज़ाद करने से पहले संविधान का निर्माण करना जरूरी था ताकि जो नई सरकार बने उसे नए संविधान के अनुसार चलाया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही एटली ने भारत के नेताओं से बातचीत करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि यहाँ के लोगों की राय ली जा सके कि वो स्वतंत्रता के बाद क्या करना चाहते हैं। तो अपने 3 सदस्यों को, जो मंत्री थे, मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनको भारत भेजा। ये 3 सदस्य थे। स्टैफर्ड आपने याद रखने हैं, अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपके याद रहे कि कौन क्लेमेंट एटली के कहने पर भारत में आए थे। पहले है स्टैफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। इसे कैबिनेट मिशन का, क्योंकि मंत्रिमंडल का को अंग्रेजी में कैबिनेट कहते हैं और ये कैबिनेट के सदस्य थे, तो इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाता है। इसमें 3 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। 15 मार्च 1946 को एटली ने इंग्लैंड के कॉमन सदन, वहाँ 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे यहाँ पर संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो कॉमन जो सदन है वो जो वहाँ का, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, 15 मार्च 1946 को एटली ने इंग्लैंड के कॉमन सदन में भाषण देते हुए कहा। तो उनके भाषण को आपने जरा ध्यान से सुनना है कि वो क्या कहा था, उसी से बात स्पष्ट हो जाएगी। मेरे साथ भारत में इस इरादे से जा रहे हैं कि जो उन्होंने 3 आदमियों को भेजा था, अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को भेजा था, उनके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे साथी भारत में इस इरादे से जा रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता कर सके, कि जो हम उनको देना चाहते हैं, और यह स्वतंत्रता उन्हें शीघ्र और पूर्ण रूप से मिल सके, ये भी वो चाहते हैं। वर्तमान सरकार के स्थान पर वे कौन, भारत के लोग, किस प्रकार की सरकार, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे, इसका निर्णय तो भारत को ही करना है। वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि उनको स्वतंत्रता प्राप्ति हो सके और यह स्वतंत्रता उन्हें शीघ्र और पूर्ण रूप से मिल सके। उनके जो साथी जा रहे हैं, और वो किस प्रकार की सरकार की स्थापना करना चाहते थे, वो काम उन्होंने भारत के लोगों पर छोड़ दिया था। तो इसका मतलब था कि जो हम संविधान बनाना चाह रहे थे उसमें इंग्लैंड की कोई दखलंदाजी नहीं होनी थी, परंतु हमारी इच्छा उन्हें वे साधन प्रदान करना है जिनके द्वारा वे इस निर्णय तक पहुंच सके। आगे उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि जैसी सरकार भारत के लोग चाहते हैं वो अपनी सरकार की स्थापना करें, परंतु आगे उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा उन्हें वे साधन प्रदान करना है जिनके द्वारा वे इस निर्णय तक पहुंच सके। इसके अलावा भारत का संविधान स्वयं बनाने का अधिकार को भी हमें मान्यता देनी चाहिए, कि भारत के लोग अपना संविधान स्वयं बनाए। ये भी हम चाहते हैं कि वो ऐसा काम अपने आप करें। एटली की यह घोषणा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर दिया था तथा उन्हें अपना संविधान बनाने का भी अधिकार दे दिया था। 12 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। जो मिशन चलाया था, जो मिशन 3 मंत्रियों को भेजा गया था, तो 22 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस मिशन ने भारत के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। बातचीत करने के बाद इस मिशन ने भारत के संविधान निर्माण की समस्या को हल करने के लिए एक योजना पेश की सभी नेताओं से, कि वो क्या क्या चाहते हैं। बातचीत की और उस बातचीत के आधार पर भारत का जो संविधान निर्माण की जो समस्या थी उसको हल करने के लिए एक योजना पेश की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। और इस योजना के तहत ही भारत का संविधान बना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन इंग्लैंड ने भेजा था भारत के लोगों को संविधान निर्माण में सहायता करने के लिए, तो इसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। इस योजना में यह कहा गया कि भारत का नया संविधान बनाने का काम एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, और जब तक संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का कार्य किया जाएगा तब तक अंतरिम सरकार भारत का शासन चलाएगी, जिसमें सभी दलों के लोग शामिल होंगे। अंतरिम सरकार का मतलब है कि जब तक आप नए संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सरकार बनती है उस दौरान, उस
कार्यकाल के दौरान उसको हम अंतरिम सरकार कहते हैं। तो जब तक भारत का संविधान नहीं बनता है तब तक अंतरिम सरकार जो है भारत का शासन चलाएगी। और उसमें ये साफ कहा गया था कि जिसमें सभी दलों के लोग शामिल होंगे, किसी एक दल के शामिल नहीं होंगे। इस संविधान सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे। जो संविधान बनाने का काम जिस संविधान सभा को दिया गया था उसमें एक तय किए गए थे कि उसमें कितने सदस्य होंगे। पहला उसमें क्या तय किया गया था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, जो पहली बार संविधान सभा बनी थी उसके जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 तय की गई। अब इसमें बांटा गया था, इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों के होंगे और 93 सदस्य देसी रियासतों, क्योंकि हमारे यहाँ पर 565 देसी रियासतें थी, तो देसी रियासतों को भी संविधान निर्माण में भागीदार बनाया गया था ताकि एक अच्छे संविधान का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार शासन करती थी उनको ब्रिटिश प्रांत कहते थे। तो 296 जो 389 सदस्य थे उनमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों होने थे और जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि होने थे। दूसरी कंडीशन ये थी कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कि जितनी जनसंख्या होगी वहां से ज्यादा सदस्य चुनकर जाएंगे और यदि किसी प्रांत की कम जनसंख्या है तो वहां से कम सदस्य चुनकर जाएंगे। और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। टोटल 389 सदस्य जो हैं वो संविधान सभा में चुनकर जाने थे जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण करना था। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया जो कैबिनेट मिशन योजना थी, जिसमें 2 बातें कही गई थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए। चुनाव करवाने की बात थी इसलिए चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में ब्रिटिश प्रांतों की 296 सीटों में से कांग्रेस को 212 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को कि जो 296 जो सीटें थी जो ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आनी थी, उन 296 सीटों में से कांग्रेस को 212 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली। बाकी 11 सीटें अन्य दलों को प्राप्त हुई। कांग्रेस की इस शानदार सफलता से मुस्लिम लीग को गहरा धक्का लगा। मुस्लिम लीग ने सोचा था कि बराबर बराबर सीटें होगी, इससे देश को चलाने में या संविधान सभा को चलाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन जब सिर्फ थोड़ी सी सीटें आई तो इससे मुस्लिम लीग को गहरा धक्का लगा। उसने योजना को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही करने का निर्णय। सीधी कार्यवाही का मतलब है कि ये बात हुई कि भाई या तो आप हमें पाकिस्तान जो मुस्लिम है उनको एक अलग देश दिया जाए, उसका नाम पाकिस्तान रखा जाए, और अगर आप हमारी मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर हम अपने लड़कर इस मांग को पूरा करें। तो पाकिस्तान की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया। अगस्त 1946 में वायसराय ने कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जब ये सारी चीजें चल रही थी, जो बातें भी चल रही थी, तो अगस्त 1946 में वायसराय ने कांग्रेस के नेता नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मुस्लिम लीग को भी इस सरकार में शामिल होने के लिए कहा गया। पहले तो मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार में शामिल हो गए। उसको बाद में लगा कि सरकार में शामिल होकर अपनी मांग को ज़्यादा बेहतर ढंग से उठाया जा सकता है, तो पहले तो उसने मांग को मानने से इनकार कर दिया, सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार में शामिल हो गए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। 16 अगस्त 1946 को संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान की स्थापना के लिए इस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे हुए, वो आपको जानते हैं, वो हम आपको पहले उसमें 12वीं में कराएंगे।
मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार करने के बाद तथा कुछ रियासतों द्वारा अपने प्रतिनिधि न भेजने के कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। अब ये बात जो है आपने अंडरलाइन करनी है कि जिस संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण, पहले 389 सदस्य संख्या तय की गई थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने क्योंकि उसका बहिष्कार कर दिया और वो बहुत सारी देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, तो जो वास्तव में संविधान सभा बनी या जिसने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया, उसमें 299 सदस्य थे। ये आपने याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। अतः इन 299 सदस्यों ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में वास्तव में जिन संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का निर्माण किया उसमें कितने सदस्य थे? वो है 299। 9 दिसंबर 1946 को, ये भी आपने याद रखना है, डेट अंडरलाइन कर लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के सबसे वृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर को सबसे पहली बार ये 299 सदस्य थे वो बैठे और इस बैठक की जो अध्यक्षता थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये उनका चित्र है सच्चिदानंद सिन्हा का, क्योंकि यही वयोवृद्ध थे उस समय, सबसे ज़्यादा उम्र के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आपके पास फिर दोबारा क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपने कहना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो पहली बार बने थे 9 दिसंबर 1946 को बने थे, वो उसके अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं थे, सिर्फ उस दिन की कार्यवाही चलाने के लिए बनाए गए थे। वास्तव में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत सारे बच्चे गलत लिख कर आ जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू लिख देते हैं, तो आप इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र आप देख रहे हैं। 1884 में जन्म हुआ और 3 दिसंबर को और 28 फरवरी 1963 को वो इस संसार को छोड़कर चले गए। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 11 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें उन उद्देश्यों का वर्णन था जो संविधान को प्राप्त करने थे। वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि जो संविधान हम बना रहे हैं उससे हम कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करना चाहते। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये पहली बैठक आप देख रहे हैं जो हुआ था, ये आप चित्र देख रहे हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू जो हैं सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये सारे के सारे जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया वो सभी बैठे हैं। बहुत दुर्लभ चित्र है, बड़ी मुश्किल से मिल पाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद संविधान सभा को अनेक समितियों में बांट दिया गया ताकि संविधान के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से विचार किया जा सके। उसके बाद पहली जब बैठक हुई तो सबको एक अलग अलग समितियां बनाई गई। किसी को कुछ काम दिया गया, किसी को मौलिक अधिकार वाला काम दिया गया, किसी को लोकतांत्रिक या गणतंत्र वाला काम दिया गया, किसी को राष्ट्रपति वाला काम दिया गया, तो किसी को सर्वोच्च न्यायालय वाला काम दिया गया। तो अलग अलग समितियां इस प्रकार से बनाई गई। तो इसके बाद जो हुआ, संविधान सभा को अनेक समितियों में बांट दिया गया ताकि संविधान के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से विचार किया जा सके। कुछ समितियां इस प्रकार थी जैसे संघीय शक्तियां समिति की, जो देश की जो केंद्र सरकार होगी या जो संघ होगा उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी। प्रांतीय संविधान समिति, जो राज्य बनेंगे उनको कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी। संघीय संविधान समिति, अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित सलाहकार समिति के अल्पसंख्यक जो भारत में हैं उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी, मौलिक अधिकार कौन कौन से होंगे जो नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार संविधान पर विस्तार से विचार करने के लिए अनेक समितियों की स्थापना की गई। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी इसको कहते हैं। अब इसका काम क्या था वो जरा आप नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में देखें। विभिन्न समितियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1948 को एक मसौदा समिति की स्थापना की गई। 29 अगस्त 1948 को एक मसौदा समिति की स्थापना की गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को
इस समिति का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण मसौदा समिति ड्राफ्ट का मतलब होता है कि संविधान की रूपरेखा तैयार करना कि वास्तव में हम कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। तो पहले उसकी कच्ची रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके बाद उस पर विचार किया जाता है और विचार करने के बाद जिन बातों को स्वीकार कर लिया जाता है उनको हम अंतिम रूप दे देते हैं। तो मसौदा समिति जो थी वास्तव में वो संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली समिति जिसने वास्तव में कच्चा मसौदा तैयार करके देना। 29 अगस्त, इसलिए हम कई बार आपने सुना होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो हम बच्चों को बताते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, क्योंकि इसी समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और उन संविधानों को पढ़ने के बाद जो उसमें से विभिन्न अच्छी बातें जो उभर कर सामने आई उनको लिखा और उनके लिखने पर जो संविधान बना वो मसौदा था उसका। तो 29 अगस्त 1948 को एक मसौदा समिति की स्थापना की गई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, उनका चित्र है, जिन्होंने हमारे संविधान का मसौदा तैयार किया या संविधान का निर्माण किया। ये भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का चित्र है। इसके अलावा इस समिति में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा भी समिति में 6 अन्य सदस्य थे, वो भी अगर आप याद कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। एक है गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे K.M. मुंशी, 4 N. माधव राव, 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला और 6 हैं T.T. कृष्णमाचार्य। ये 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे इस समिति के अध्यक्ष थे। ये चित्र आप देख रहे हैं उनका, जो अन्य सदस्य बैठे हैं। इस समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर भारतीय संविधान का मसौदा या प्रारूप तैयार। पहले सभी देशों के संविधानों को पढ़ा और उन संविधानों को पढ़ने के बाद उसमें से जो अच्छी बातें उनको लगी उसको संविधान में जगह दी। उस संविधान का हम कह सकते मसौदा या फिर प्रारूप तैयार किया। इसके बाद इस प्रारूप को संविधान सभा में पेश किया। संविधान सभा ने इस प्रारूप पर 15 नवंबर 1948 को विचार करना शुरू किया। मसौदे में संशोधन के लिए 7,635 जो मसौदा बनाकर तैयार किया गया था उसमें बदलाव करने के लिए 7,635 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 2,473 पर विचार किया। टोटल इतना सारा वाद विवाद हुआ, बहुत सारी बातों पर लोगों की सहमति नहीं बनी और जिन पर विचार किया गया वो 2,473 थे। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को पास करने का प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने पास कर दिया। इस प्रकार हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पास हुआ या बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 9 अगस्त 1946 को मैंने बताया था 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान पास करवाया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन यानी कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का, यानी कि इतने समय कुल मिलाकर हम कह सकते 3 साल बनने का समय लगा। 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में 284 सदस्य उपस्थित थे। 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई और इस बैठक में 24 नवंबर, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं 1949 हम इसको कहेंगे, अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में 284 सदस्य उपस्थित, यहाँ 1950 नहीं आएगा 1949 आएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जब तक उस समय जो बैठक में उपस्थित थे सदस्य वो 299 की जगह 284 रह गए थे। इसी बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। इसी दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने स्वतंत्र भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, या उनके हस्ताक्षर देख सकते हैं जो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान
26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था, लेकिन इसे जानबूझकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जो चीज 1949 में पास कर दी गई थी वो जानबूझकर 1950 में लागू की गई। तो इसका कारण भी आगे बताया गया। इसका कारण यह था कि संविधान निर्माता इसे भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 की यादगार से सम्मानित करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न पैदा होता है कि जब 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान पास कर दिया गया था तो उसी दिन क्यों नहीं लागू किया गया, उसे जानबूझकर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। तो इसका कारण बताया गया है कि संविधान निर्माता इसे भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 की यादगार से सम्मानित करना चाहते हैं। आगे बताया गया है क्या था ये। दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे, अंडरलाइन कीजिए इसको, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तब से लेकर 26 जनवरी 1947 तक यह दिन देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। हर साल हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। हम ये मान चुके थे कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, तो ये मनाते आ रहे थे 1947 तक। लेकिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। लेकिन 26 जनवरी के दिन के महत्व को बनाए रखना भी जरूरी था। इसलिए इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। मुझे लगता है आप बच्चों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसे अपने पहले स्वतंत्रता दिवस की यादगार से सम्मानित करना चाहते थे। इसलिए हमने अपने संविधान को जानबूझकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया। धन्यवाद, नमस्कार।